अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, गिव एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन विच इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने यहाँ पे एक ऐसी मोशन या एक ऐसे ऑब्जेक्ट की मोशन की एग्जांपल देनी है जिसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो। सो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, इट्स अ टाइप ऑफ मोशन जिसमें पार्टिकल हमेशा वाइब्रेट करता है, एक फिक्स्ड पॉइंट पे पार्टिकल वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स दे दी हैं, मोशन ऑफ अ बाउंसिंग बॉल और मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल विद फ्रिक्शन। जो एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, अच्छे से याद हो जाती है, वो आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ बाउंसिंग बॉल, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है वाइब्रेटरी मोशन की, और इसमें जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। ठीक है, इसमें ऐसा क्यों होता है? ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रहा होता है जो बॉल पे एक्ट करती है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? हमारे पास ये एक ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को वापस अपनी पोजीशन पर, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लेकर आती है, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो प्रोपोर्शनल नहीं होती डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो इस वजह से ये मोशन क्या होती है, हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होती है बाउंसिंग बॉल की। जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिस्टोरिंग फोर्स जरूर चाहिए होती है, और ये फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और वो हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट के टुवर्ड्स एक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब सेकेंड है हमारे पास मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल विद फ्रिक्शन। एक बाउल लेंगे हम, उसके अंदर बॉल को उसके एजेस से हम जब उसको हम डिस्प्लेस करेंगे, उसको हम वहां से रिलीज करेंगे उस बॉल को बाउल में, तो वो ऑसिलेट्स होना शुरू कर देगी। ठीक है, मतलब मूव करना शुरू कर देगी, एक एज से दूसरे एज पर जाना शुरू कर देगी, लेकिन उसके बाउल के अंदर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगी जिसकी वजह से जो मोशन होगी वो डैम्प होगी, जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 कि एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, जबकि एक्सेलरेशन क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन करें। तो इसमें हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगी। क्यों वेलोसिटी 0 होगी? क्योंकि एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज 0 बिकॉज ऑब्जेक्ट मोमेंटली स्टॉप्स बिफोर चेंजिंग द डायरेक्शन। आप लोगों को ये बात पता होगी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है, सबसे पीक पर जाकर, एक्सट्रीम पे जाके एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, और वहां पे कुछ टाइम के लिए ऑब्जेक्ट रुक जाता है। ठीक है, चेंज, अपनी डायरेक्शन चेंज होने से पहले। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एट एक्सट्रीम पोजिशन वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट। वो ये कह रहे हैं कि जब एक एक्सट्रीम पॉइंट आता है, कि एक एक्सट्रीम पोजीशन आती है, तो वहां पे वेलोसिटी 0 क्यों होती है और एक्सेलरेशन हमारे पास मैक्सिमम क्यों हो जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। इसको किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे? तो इसके आंसर में लिख सकते हैं कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, 2 पॉइंट्स उन्होंने कहा है, वेलोसिटी इज 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट मोमेंटली स्टॉप्स बिफोर चेंजिंग द डायरेक्शन। हमें ये पता है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो करते हैं अपवर्ड पे, तो एक ऐसा पॉइंट आता है, एक एक्सट्रीम पोजीशन आती है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास वो वेलोसिटी हमारे पास वहाँ पे 0 हो जाती है। ठीक है, तो उस रुकने के टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होती है डाउनवर्ड आने के लिए। ठीक है, इसी वजह से वेलोसिटी 0 होती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्यों होती है? द रीस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन,
ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास जब वो पॉइंट होता है, एक्सट्रीम पॉइंट होता है, वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है। रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम क्यों होती है? क्योंकि यही फोर्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है डायरेक्शंस को चेंज करने के। वहाँ से हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट ने डाउनवर्ड आना होता है, तो इस वजह से हमारे पास उसकी डायरेक्शन को चेंज होना होता है, तो जो उसकी फोर्स होती है वो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेलरेशन भी हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे हमने थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया है सिंपल कि मोशन को a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सट्रीम पोजिशन पे x मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है। और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजिशन। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, what will happen to the acceleration of mass spring system if its mass is double? कि mass spring system में acceleration को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम इसका mass डबल कर देंगे? if so answer is if the mass of a mass spring system is double the acceleration will be half। ठीक है, वो हाफ हो जाएगी क्योंकि हमारे पास this is because acceleration is inversely proportion to mass। और यहाँ पे हम इसको शो भी करके दिखा सकते हैं कि इन अ स्प्रिंग मास सिस्टम हमने यहाँ पे क्या करना है, a इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स अपॉन एम की जगह पे हमने डबल मास डबल करना है। ठीक है, तो a डैश इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स अपॉन एम की जगह पे 2m लिख दिया, हाफ हमने सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय माइनस के एक्स अपॉन एम, ये हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम का फॉर्मूला है। तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा हमने कह देना है कि ये a के इक्वल है, यहाँ पे ऊपर हमने बताया था, तो ये हाफ ऑफ a आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मास को जब हम डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास हाफ हो जाएगी। ठीक है, और दिस इज बिकॉज सेम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द लार्जर मास रिजल्टिंग इन अ स्मॉलर एक्सेलरेशन। जब मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहे हैं, सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t, व्हाट विल हैपन टू इट्स टाइम पीरियड इफ इट्स लेंथ इज शॉर्टन टू हाफ। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है कि टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम इसकी लेंथ को हाफ कर देते हैं। सो हम इसके यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी होता है। लेंथ इज शॉर्टन टू हाफ, मतलब l की जगह पे हमने l/2 कर पुट कर देना है। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यू टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, t डैश 2 पाई रूट l की जगह पे l डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई g। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाफ को हम सेपरेट कर लेंगे रूट, और रूट l अपॉन जी आ जाएगा। ठीक, और ये जो फॉर्मूला है t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट l, ये 2 पाई रूट एल अपॉन जी जो है ये t के इक्वल होता है, और ये हाफ हमारे पास एज इट इज रह जाएगा। तो अगर हम इसकी लेंथ को, हम किस सैम्पल पेंडुलम की लेंथ को अगर हम लोग हाफ कर देंगे तो टाइम पीरियड विल डिक्रीज द फैक्टर ऑफ t बाय रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड, अगर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 4 सेकेंड है तो विल इट्स टाइम पीरियड रिमेन सेम और चेंज। तो क्या उसका टाइम पीरियड चेंज होगा या सेम होगा इफ इट्स स्टील बॉब इज रिप्लेस्ड बाय वुड। ठीक है, अगर हम किस स्टील बॉब को रिप्लेस कर दें वुड बॉब से, तो जो स्टील बॉब का टाइम पीरियड था 4 सेकेंड, तो क्या वुड बॉब का भी टाइम पीरियड 4 सेकेंड ही होगा। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमारे पास ये होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमें ये बता रहे हैं कि लेंथ, ये जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है और ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का ये लेंथ पर और ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा होता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास और द मटेरियल। ठीक है, ये मास पे भी और मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम कोई भी मटेरियल रख देंगे तो इसका टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, वो सेम रहेगा। तो नीचे ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि वुडन बॉब हैज़ द सेम टाइम पीरियड एज द स्टील बॉब, क्योंकि ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम रिमेन्स द सेम, देयरफॉर द टाइम विल रिमेन्स द सेम विच इज़ द 4 सेकेंड। अगर इसमें वो हमें लेंथ को चेंज करने का बोलते या ग्रेविटी को चेंज करने का बोलते तब हमारे पास इसमें कोई चेंजिंग्स हो सकती थी, लेकिन ये मास और जो इसका मटेरियल है वो आपका उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम कोई भी इस पर मास रख सकते हैं, कोई भी हम इसको ऑब्जेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं।
ये थे हमारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस 5 तक। अगर आपको इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने हो तो आप मेरी दूसरी वीडियो को सर्च कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।